हे हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल कॉमर्स एजुकेशन बाय सीए। आई होप आप सब लोग ठीक हैं। हम लोग ने प्रीवियस लेक्चर में चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट किया था और आज हम इस लेक्चर में चैप्टर नंबर 3 दैट इज़ इशू ऑफ शेयर्स स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, सो नाउ सबसे पहला इंट्रोडक्शन का जो पार्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे। इंट्रोडक्शन में पता है क्या बोला गया है? इंट्रोडक्शन में ये बोला है कि चैप्टर नंबर 1 में हमने क्या पढ़ा था? हमने कॉर्पोरेट फाइनेंस पढ़ा था, जिसके अंदर हम लोगों ने कैपिटल रिक्वायरमेंट का टॉपिक देखा था, दैट इज़ फाइनेंशियल प्लानिंग। और देन हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट डिसीजन देखे थे, दैट इज़ हम लोग पैसा कहाँ पे डालते हैं, फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल में डालते हैं। एंड देन वी हैड सीन द टॉपिक ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, मतलब कि किससे कितना लेने का। ओके, दैट इज़ ओन सोर्सेज भी देखे थे, बोरोड सोर्सेज भी देखे थे। फिर हम लोग ने चैप्टर नंबर 1 में ओन्ड और बोरोड सोर्सेज के बारे में थोड़ा सा समझा था। देन हम लोग ने चैप्टर नंबर 2 पे हम लोग गए थे। चैप्टर नंबर 2 में सोर्सेज ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस, सोर्सेज ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस के अंदर हम लोग ने उन्हीं सोर्सेज को, ओन्ड एंड बोरोड सोर्सेज को हम लोग ने क्या किया था, डिटेल में समझा था। डिटेल में हम लोग ने शेयर्स के बारे में पढ़ा था, रिटेन अर्निंग के बारे में पढ़ा था, शेयर्स के टाइप से इक्विटी, प्रेफरेंस, ओके, और उसके अंदर भी क्या क्या टाइप्स है या उनके फीचर्स क्या है, उनका मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, वो सब हम लोग ने डिटेल में चैप्टर नंबर 2 में देखा था। देन हम लोगों ने डिबेंचर के बारे में, उनके फीचर्स, उनके टाइप्स, पब्लिक डिपॉजिट, बॉन्ड्स, एडीआर, जीडीआर, कमर्शियल बैंक, ट्रेड क्रेडिट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये सब टॉपिक हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 में कवर कर दिया था। अब सर, अगर हम लोग ने सब कुछ चैप्टर नंबर 2 में कवर कर दिया है तो हम चैप्टर नंबर 3 में क्या करने वाले हैं? चैप्टर नंबर 3 में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है ऑल अबाउट द इशू ऑफ शेयर। कंपनी शेयर्स को इशू कैसे करती है उसके बारे में, शेयर कैपिटल के कितने प्रकार होते हैं, देन शेयर को इशू कैसे किया जाता है, फिर कितने मेथड्स है शेयर्स को इशू करने के, एंड हाउ शेयर्स आर अलॉटेड, शेयर्स अलॉट कैसे होते हैं, उसके रूल्स क्या हैं और प्रोसीजर क्या है। शेयर सर्टिफिकेट के बारे में पढ़ेंगे, उसका मीनिंग, कंटेंट मतलब क्या क्या आता है शेयर सर्टिफिकेट के अंदर, कितने टाइम में शेयर सर्टिफिकेट इशू होता है, डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट अगर किसी को चाहिए होगा तो क्या करना होगा। देन कॉल्स ऑन शेयर, फोर फीचर ऑफ शेयर, सरेंडर ऑफ शेयर, ट्रांसफर ऑफ शेयर, ट्रांसमिशन ऑफ शेयर। सर ये तो आपने सिर्फ रीडिंग कर दिया। यस, मैंने अभी से आपको बताया है कि हम इस चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ने वाले हैं। हम लोग चैप्टर नंबर 3 के अंदर ये सब कुछ पढ़ने वाले हैं। सो अभी से मैंने आपको बोलते हैं एक ओवरव्यू दे दिया है। ओके, इन विच केस नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द फर्स्ट टॉपिक ऑफ चैप्टर नंबर 3, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल। अब शेयर कैपिटल क्या होता है? वो पैसा जो हम लोग शेयर्स इशू करके जमा करते हैं वो होता है शेयर कैपिटल। ओके, और शेयर कैपिटल के अंदर हम लोगों ने देखा था कि इक्विटी शेयर कैपिटल होता है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होता है। हम मोस्टली इस चैप्टर में इक्विटी शेयर के बारे में ही बात करने वाले हैं, क्योंकि एक कंपनी ज़्यादातर करके इक्विटी शेयर इशू करती है। क्योंकि अगर आपको पता रहेगा तो चैप्टर नंबर 2 में हम लोगों ने देखा था कि इक्विटी शेयर जो होते हैं वो फंडामेंटल सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग होते हैं। अब सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ऑथराइज कैपिटल या नॉमिनल कैपिटल या रजिस्टर्ड कैपिटल क्या होता है। ओके, हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल के बारे में समझेंगे। उसमें सबसे पहले हम देखेंगे ऑथराइज कैपिटल क्या होता है। देखो, ये मिस्टर ए है। मिस्टर ए को पहले आइडिया आई कि भाई शूज़ की कंपनी खोलनी है, तो उसने अपनी कंपनी, अपने बिजनेस को कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर करवा दिया। अब रजिस्टर करवाने के लिए किसके पास गया रहेगा? आरओसी के पास। तो मिस्टर ए कौन है? जिसको आइडिया आती है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रमोटर। क्या बोलते हैं उसको हम? प्रमोटर। तो प्रमोटर जब आरओसी के पास जाता है तो आरओसी जो होता है वो पूछता है कि क्या आपने एमओए लाया? एमओए का मतलब होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो प्रमोटर ने बोला हाँ, और वो खुश हो गया। फिर एओए के बारे में पूछा, आरओसी ने पूछा क्या आपने एओए लाया है? तो प्रमोटर ने बोला हाँ, तो और खुश हो गया। देन आरओसी ने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि कितने शेयर्स इशू करोगे, आपकी कंपनी कितने शेयर्स इशू करने वाली है? तो प्रमोटर हैरान रह गया, वापस से घर गया। वो तो उसको पता नहीं था, तो इसने क्या किया? फाइनेंशियल प्लानिंग की। फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब होता है कैपिटल रिक्वायरमेंट उसने तय किया, उसकी प्रेजेंट और फ्यूचर नीड के अनुसार उसको लगा कि उसको बिजनेस करने के लिए 50 लाख रुपये लगेंगे, जिसमें से 40 लाख रुपया जो है वो शेयर्स बेच के इकट्ठा करेगा और 10 लाख रुपया जो है वो बोरो करने वाला है बाहर से। ओके, सो हमें बोरो की तो फिलहाल हमें बोरो के बारे में कुछ पढ़ी नहीं है। हमें ये देखना है कि 40 लाख रुपया वो जो शेयर से लाने वाला है तो उसके लिए कितने शेयर इशू करेगा? 4 लाख शेयर इशू करेगा। एक के फेस वैल्यू कितनी है? 10 रुपये की। ओके, इन विच केस वो जाता है आरओसी के पास। आरओसी फिर से पूछता है कितने शेयर इशू करोगे? अब वो खुश हो गया, प्रमोटर खुश हो गया, बोलता है 4 लाख शेयर इशू करूंगा, जिसकी फेस वैल्यू 10 रुपया, प्रति शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपया होगी। तो मतलब उसका शेयर कैपिटल तय हो गया। शेयर कैपिटल कितना तय हो गया उसका? 4 लाख शेयर्स। ओके, सो मैं आपको अगर सिंपल वे में बताऊं ना तो ऑथराइज कैपिटल मतलब क्या?
वो कैपिटल जिससे एक कंपनी रजिस्टर्ड होती है। मतलब जब कंपनी रजिस्टर होती है तब वो आरओसी को क्या बताती है कि वो कितने शेयर्स इशू करने वाली है या कितने शेयर्स बेच के वो कितना कैपिटल इकट्ठा करने वाली है। और ये जो कैपिटल का अमाउंट है वो कंपनी कहाँ पे लिखती है, एमओए के अंदर, सॉरी ये कहाँ पे लिखती है कंपनी, एमओए के अंदर एक क्लॉज होता है दैट इज कैपिटल क्लॉज, उसके अंदर ये ऑथराइज कैपिटल मेंशन होती है। ओके, सो ऑथराइज कैपिटल अगर मैं आपको और सिंपल में बताऊँ ना तो ऑथराइज कैपिटल वो कैपिटल है जो कंपनी शेयर्स इशू करके अपने जीवन में पैसा इकट्ठा करने वाली है। ओके, मैक्सिमम कैपिटल, ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल एक कंपनी, मैक्सिमम इससे ऊपर नहीं, मैक्सिमम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल जो एक कंपनी इकट्ठा करेगी बाय इशूइंग शेयर्स इज मेंशन इन द एमओए। ओके सर, जैसे कि आपकी जो पॉकेट मनी होती है, सपोज महीने की पॉकेट मनी 500 रुपये होती है, तो वो आपका ऑथराइज कैपिटल है, क्योंकि आपको उससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे। सर हमको तो उससे ज़्यादा मिलते हैं, हाँ थोड़ा रोना धोना करना पड़ता है ना मम्मी डैडी के सामने। सो वैसे ही कंपनी को भी ऑथराइज कैपिटल बढ़ाने का प्रोविजन है, वो हम समझेंगे। सो वापस से अगेन, इसको रजिस्टर्ड कैपिटल भी कहते हैं, ऑथराइज कैपिटल को रजिस्टर्ड कैपिटल भी कहते हैं, क्योंकि ये कैपिटल वो कैपिटल है जिससे कंपनी रजिस्टर्ड होती है, इनकॉर्पोरेट होती है। इसके बेसिस पे कंपनी का स्टैम्प ड्यूटी डिटरमाइन होता है, और ये सब कभी होता है ड्यूरिंग द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी। इसको नॉमिनल कैपिटल भी कहा जाता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि कंपनी पूरा का पूरा जो ऑथराइज कैपिटल है वो इशू करें। ओके, क्योंकि कंपनी डज नॉट इशू एंटायर ऑथराइज कैपिटल, इसलिए इसे नॉमिनल कैपिटल भी कहा जाता है। सर क्या ऑथराइज कैपिटल इंक्रीज किया जाता है? यस, इंक्रीज कर सकते हैं, बट कैसे? आपको ऑल्टर करना पड़ेगा। ऑल्टर मतलब जैसे हम लोग जीन्स की ऑल्टरिंग करते हैं, जब आप जीन्स खरीदते हो या कोई पैंट खरीदते हो और वो पैंट आपकी लंबाई से ज़्यादा होता है, आपके यू कैन से आपके हाइट से भी ज़्यादा लंबा पैंट आपने लिया है, तो आप उसकी ऑल्ट्रेशन करते हो। मतलब सर क्या करते हैं बेसिकली? चेंजेस। अगर आपको ऑथराइज कैपिटल चेंज करना है तो आपको ऑल्ट्रेशन करना पड़ेगा। ऑल्ट्रेशन किस में करना पड़ेगा? आपको एमओए के कैपिटल क्लॉज को ऑल्टर करना पड़ेगा। सर ये ऑल्टर कैसे होता है? ये आपको चैप्टर नंबर आई वुड से 3 ऑफ 11th स्टैंडर्ड में सिखाया गया था। इसके लिए आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है, बट ये आपके 12th स्टैंडर्ड के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि ऑथराइज कैपिटल कैन बी ऑल्टर्ड, मतलब उसे चेंज किया जा सकता है बाई ऑल्टरिंग द कैपिटल क्लॉज ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। सो अपने केस में एग्जाम्पल के तौर पे अपन ने क्या लिया है? ऑथराइज कैपिटल ऑफ दर्शन लिमिटेड कितना है? 40 लाख रुपीज़। ओके, जो किस में वी कैन डिवाइड इनटू 4 लाख इक्विटी शेयर ऑफ फेस वैल्यू ₹10 ईच। ओके, मूविंग फॉरवर्ड नाउ, इशूड कैपिटल, अनइशूड कैपिटल। इशूड और अनइशूड का मतलब क्या होता है? देखो जो अपना ऑथराइज शेयर कैपिटल था कितना था? 4 लाख शेयर्स। देखो ऑथराइज शेयर कैपिटल कितना है? 40 लाख। ऑथराइज शेयर कैपिटल कितना है? 40 लाख रुपीस। ओके, बट उस शेयर्स कितने हैं? 4 लाख। ओके, अब उसमें से क्या हुआ? कंपनी ने 10 लाख रुपए के शेयर, मतलब 1 लाख शेयर 10 रुपये के, वो किसको इशू किए? जनरल पब्लिक को। मतलब ऑथराइज शेयर कैपिटल में से जितना पब्लिक को इशू किया उसे हम क्या कहेंगे? इशूड कैपिटल। ओके, इशूड कैपिटल कैन बी लेस और इक्वल टू ऑथराइज। ऑब्वियसली ऑथराइज के ऊपर तो हम जा सकते नहीं है क्योंकि वो तो मैक्सिमम कैपिटल है, सो इट कैन बी इक्वल टू और लेस देन ऑथराइज कैपिटल। ओके, अब जो बैलेंस बच गया 30 लाख रुपया, दैट इज 3 लाख शेयर ऑफ ₹10 ईच। 30 लाख रुपीज है, 3 लाख शेयर है। ओके, उसे हम क्या कहेंगे? अनइशूड। ऑथराइज में से जितना पब्लिक को इशू किया उसे हम इशूड कैपिटल कहेंगे, और जो इशू नहीं किया उसे अनइशूड कैपिटल कहेंगे। कंपनी इन शेयर्स को, दैट इज 3 लाख शेयर जो है, उसको फ्यूचर में कंपनी इशू करेगी जब भी उसको पैसों की जरूरत पड़ेगी तब। ओके, तो आपको इशूड अनइशूड कैपिटल समझ में आ गया, ऑथराइज भी समझ में आ गया। ओके, नाउ वी विल गो फॉर सब्सक्राइब एंड अनसब्सक्राइब कैपिटल। अब ऑथराइज शेयर कैपिटल में से अपनी कंपनी ने 10 लाख रुपए के शेयर, कितने शेयर? 1 लाख शेयर इशू किए थे, बराबर है, जनरल पब्लिक को। मतलब सर 40 लाख ऑथराइज कैपिटल था, उसमें से 10 लाख किसको दिया? जनरल पब्लिक को इशू किया। अब जनरल पब्लिक को इशू किया, इसका मतलब ये थोड़ी ना ज़रूरी है कि जनरल पब्लिक पूरा का पूरा 10 लाख के शेयर्स लेगी। सपोज कंपनी ने 1 लाख शेयर इशू किए थे, 1 लाख शेयर इशू किए थे, वो जो कितने वैल्यू के थे? 10 लाख वैल्यू के थे। ओके, तो 1 लाख शेयर में से कंपनी के सिर्फ 60,000 शेयर जनरल पब्लिक ने लिया। कितना लिया? 60,000 शेयर्स लिए।
40,000 शेयर्स नहीं लिए, तो जो शेयर्स पब्लिक लेती है उसे हम क्या कहेंगे? सब्सक्राइब कैपिटल। ऑथराइज मतलब टोटल कैपिटल जो कंपनी के पास है, उसमें से जितना इशू किया उसको इशूड कहेंगे। जितना लोगों ने लिया उसे क्या कहेंगे? सब्सक्राइब कैपिटल। लोगों ने जितना लिया उसे क्या कहेंगे? सब्सक्राइब कैपिटल। जो नहीं लिया, कितना नहीं लिया? 40,000 शेयर्स जो कि 4 लाख के वैल्यू के थे, जो नहीं लिए, क्या किए? नहीं लिए, उसे अनसब्सक्राइब कैपिटल कहेंगे। अब सब्सक्राइब कैपिटल जो है वो कितना होगा? इट कैन बी इक्वल टू इशूड और लेस देन इशूड। या जितना आपने इशू किया उतना ही लोग लेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, है कि नहीं? उससे ज़्यादा तो कैसे लेंगे? ठीक है, तो पब्लिक जो इशूड कैपिटल जो है उसमें से ही कंपनी सब्सक्राइब करती है। देयरफॉर सब्सक्राइब कैपिटल कैन बी इक्वल और लेस देन इशूड कैपिटल। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, कॉल्ड अप कैपिटल, अनकॉल्ड अप कैपिटल, रिजर्व कैपिटल। ध्यान से देखना, अब क्या होता है? ये एक कंपनी है अपनी, ओके। कंपनी का सब्सक्राइब कैपिटल कितना था? सब्सक्राइब कैपिटल रुपीज में आएगा तो कितना था? 6 लाख रुपया सब्सक्राइब था, बराबर है, जिसमें 60,000 के शेयर्स थे। एक शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपया थी। अब कंपनी ने क्या बोला? कंपनी कभी भी पूरा का पूरा पैसा एक साथ में नहीं मांगती है, ओके। पूरा का पूरा पैसा एक साथ में कंपनी नहीं मांगती है, वो टुकड़ों में मांगती है, एज एंड व्हेन नीडेड। तो कंपनी ने क्या किया? पहले एप्लीकेशन मनी मांगा और अलॉटमेंट मनी मांग लिया, ठीक है। एप्लीकेशन अलॉटमेंट मांग लिया, बराबर है। और ये फर्स्ट कॉल सेकेंड कॉल अभी तक नहीं मांगा। तो अभी कंपनी ने जो पैसा मांगा है उसे हम क्या कहेंगे? कॉल्ड अप। कंपनी ने जितना पैसा मांगा है अभी तक उसे हम कहेंगे कॉल्ड अप। 60,000 शेयर्स पे कंपनी ने कितना मांगा है अभी तक? 6 रुपया। आई होप यू कैन सी, वेट अ मिनट, आई होप यू कैन सी। तो 6 रुपया मांगा है, तो कितना? 60,000 शेयर्स इंटू 6 करेंगे तो 3,60,000 रुपया कंपनी ने अभी तक मांगा है। अनकॉल्ड कितना हुआ? सर 4 रुपया नहीं मांगा, 4 रुपया ही तो नहीं मांगा ना, अनकॉल्ड अभी तक नहीं मांगा, तो 4 रुपया नहीं मांगा। तो 60,000 शेयर्स पे 4 रुपये के हिसाब से 2,40,000 रुपया अभी तक नहीं मांगा। अब ये 4 रुपया जो है, इसमें से भी कंपनी पता है क्या बोलती है कि 1 रुपया पता है मैं कब लूंगी? जब कंपनी लिक्विडेट होगी, जब कंपनी बंद होगी। और 3 रुपया मैं कभी भी मांग सकती हूँ, ओके। 4 रुपया जो अभी भी मांगना बाकी है उसमें से कंपनी बोलती है 1 रुपया मैं लिक्विडेशन के टाइम पे लूंगी और 3 रुपया मैं कभी भी ले सकती हूँ, कभी भी, ओके। तो जो 1 रुपया है उसे हम क्या कहेंगे? रिजर्व कैपिटल। क्या कहेंगे? रिजर्व कैपिटल। ये 1 रुपया तो एक शेयर पे है, 1 रुपया जो है वो एक शेयर पे है, तो 60,000 शेयर पे 1 रुपये के अनुसार 60,000 रुपीज क्या बन जाएगा अपना? रिजर्व कैपिटल। क्या बन जाएगा अपना? रिजर्व कैपिटल। सर एक और बात, ये 4 रुपया जो है पूरा का पूरा क्या है? अनकॉल्ड। तो रिजर्व कैपिटल जो होता है वो अनकॉल्ड का ही पार्ट होता है, ओके। तो ये जो है, देखो हम क्या करेंगे, 4 रुपया जो है वो अनकॉल्ड है, ओके। तो मैं इसको ग्रॉस बोलूं, ग्रॉस अनकॉल्ड। टोटल अनकॉल्ड कितना है? 4, लेकिन नेट कितना अनकॉल्ड है? 3 रुपया, ओके। सर क्यों? क्योंकि ये 1 रुपया तो कंपनी रिजर्व कैपिटल है ना, जब लिक्विडेट होगा तब मांगेगा, ओके। सो अकॉर्डिंग टू दैट अनकॉल्ड कैपिटल कितना हुआ? 60,000 के हिसाब से 3 रुपये के अनुसार 1,80,000 रुपया। आई होप आपको समझ रहा है। ये 3 रुपया कहाँ से आया सर? ये यहाँ से आया, ओके। और ये यहाँ पे जो 1 रुपया आपने लिया है, एक सेकेंड गाइस, ये जो 1 रुपया हमने यहाँ पे लिया है वो यहाँ से आया, ओके। सो वापस से एक बार, कॉल्ड अप मतलब अभी तक कंपनी ने जितना मंगाया है पब्लिक के पास से उसे कॉल्ड अप कहेंगे, ओके। देन अनकॉल्ड मतलब जो कंपनी ने अभी तक नहीं मंगाया है, ओके। और रिजर्व कैपिटल मतलब क्या होता है? वो पैसा जो कंपनी कब मंगाएगी? जब कंपनी लिक्विडेट होगी तब, ओके। मूविंग फॉरवर्ड नाउ, पेड अप कैपिटल, कॉल इन अर्लियर। पेड अप क्या होता है? देखो कंपनी ने जो मंगाया उसे हम कॉल्ड अप कहेंगे, जितना लोगों ने दिया उसे हम पेड अप कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल कंपनी ने कितना मंगाया था? 60,000 शेयर पे 6 रुपये के अनुसार 3,60,000 मंगाया था, यस और नो? यस। उसमें मिस्टर सी जो थे ना वो बड़ा लुच्चा आदमी था, ठीक है। मिस्टर सी है ना वो लुच्चा है, उसने क्या किया? 1,000 शेयर पे जो अलॉटमेंट मनी था ₹4 रुपीज़ का, आई विल शो यू। देखो अलॉटमेंट मनी कितना था? 4 रुपया। ये 4 रुपया जो है ना उसने नहीं दिया, 1000 शेयर पे 4 रुपया नहीं दिया, तो कितना हुआ? 1000 × 4, 4,000 रुपया।
4,000 रुपया नहीं दिया उसने, तो हम क्या कहेंगे उसको? कॉल इन अरियर। ओके, कॉल इन अरियर कहेंगे। कंपनी ने मंगाया था बट उसने दिया नहीं, इसलिए कॉल इन अरियर बोलो या अनपेड कॉल बोलो, जो बोलना है बोलो। ओके, सो नाउ कॉल्ड अप कितना था कंपनी का? 60,000 शेयर पे 6 रुपये के अनुसार 3,60,000 कॉल्ड अप था, कंपनी ने इतना मंगाया था। ओके, उसमें से कितना नहीं आया? 1000 शेयर के अनुसार 4 रुपये के अनुसार 4,000 रुपया नहीं आया, दैट इज 3,56,000 ही आया है। 60,000 शेयर पे 6 रुपये के अनुसार 3,60,000 आना चाहिए था, उसमें से 1000 शेयर पे 4 रुपये के अनुसार 4,000 रुपया नहीं आया, तो आया कितना है? 3,56,000। मतलब कंपनी ने मांगा था कितना? 3,60,000, आया कितना? 356। इसे हम क्या कहेंगे? पेड अप शेयर कैपिटल। ओके, और जो नहीं आया है उसे हम क्या कहेंगे? कॉल इन अरियर। ओके, अभी अमाउंट ऑफ, देखो इसके बारे में मैंने लिखा भी है कि अमाउंट ऑफ कैपिटल एक्चुअली पेड बाय शेयर होल्डर, अमाउंट ऑफ कैपिटल एक्चुअली पेड बाय शेयर होल्डर व्हेन द कंपनी हैज कॉल्ड अप और डिमांडेड, उसे हम क्या कहेंगे? पेड अप कैपिटल। ओके, अब जो पैसा नहीं दिया, ये कॉल इन अरियर जो है ना, अभी मिस्टर सी ने जो पैसा नहीं दिया, इन दैट केस क्या हो सकता है? उसके शेयर्स को फोरफिट किया जा सकता है, उसके शेयर को फोरफिट किया जा सकता है। फोरफिट का मतलब कंपनी उसके शेयर को कैंसिल कर देगी, और जो पैसा उसने दिया है, उसने कितना दिया है अभी तक? 2 रुपया दिया है। एप्लीकेशन मनी तो पे किया था उसने, बराबर है, एप्लीकेशन मनी पे किया था, तो 2 रुपये के अनुसार 1000 शेयर पे 2,000 रुपया नहीं आया है, और ये 2,000 रुपया आया है, 2,000 रुपया आया है, ये 2,000 रुपया आया है। तो ये 2,000 रुपया जो आया है कंपनी के पास, क्या कंपनी उसको वो रिटर्न करेगी? नहीं करेगी। समझ रहे हो आप? मिस्टर सी ने 2 रुपया दिया, 4 रुपया नहीं दिया, टोटल 6 में से ये दिया, तो ये जो 2 रुपये के अनुसार 1000 शेयर पे 2,000 रुपया है, वो कंपनी के पास आ गया है, बट कंपनी उसके शेयर को क्या कर रही है? कैंसिल करेगी, क्योंकि उसने क्या किया है? 4 रुपया अभी तक नहीं दिया, कंपनी ने मांगा था बट उसने नहीं दिया, तो इन दैट केस कंपनी उसके शेयर को क्या कर देगी? फोरफिट कर देगी। फोरफिट का मतलब होता है कैंसल। ओके, कैंसिल कर देगी, और 2,000 रुपया जो उसने कंपनी को दिया है वो भी कंपनी दबा के बैठ जाएगी। समझा आपको? चलो ठीक है, अब हम क्या देखेंगे? अब हम देखेंगे मेथड्स ऑफ इशू ऑफ शेयर। मेथड्स ऑफ इशू ऑफ शेयर के अंदर देखो, सबसे पहला क्या है? पब्लिक इशू। पब्लिक इशू बोलो या पब्लिक ऑफर बोलो, पब्लिक इशू बोलो या पब्लिक ऑफर बोलो। शेयर्स इशू करने के अलग अलग मेथड्स है, उसमें से हम पहला पढ़ रहे हैं, दैट इज पब्लिक इशू, पब्लिक को ऑफर करना। इसका मतलब क्या होता है? जब कंपनी क्या करती है, जब कंपनी शेयर्स है ना, शेयर्स किसको ऑफर करती है? पब्लिक को। व्हेन द कंपनी इशूज शेयर्स टू पब्लिक, तो उसे हम क्या कहेंगे? पब्लिक ऑफर। इट इज़ द मोस्ट कॉमन मेथड यूज बाय द कंपनी, सबसे कॉमन मेथड है। ओके, इसमें क्या होता है? कंपनी इनवाइट करती है पब्लिक को, कंपनी इनवाइट पब्लिक कि हमारे शेयर्स ले लो, सब्सक्राइब करो, मतलब हमारे शेयर्स ले लो। ओके, बट कंपनी कैसे इनवाइट करेगी? बाय इशूइंग द प्रोस्पेक्टस। बाय इशूइंग द प्रोस्पेक्टस, प्रोस्पेक्टस माने एडवर्टाइजमेंट, प्रोस्पेक्टस माने एडवर्टाइजमेंट। आपको 11th स्टैंडर्ड में प्रोस्पेक्टस के बारे में समझाया था, अलग अलग प्रकार के प्रोस्पेक्टस होते हैं। ओके, सो प्रोस्पेक्टस माने एडवर्टाइजमेंट, मतलब कंपनी एडवर्टाइजमेंट करती है। कंपनी क्या करती है? एडवर्टाइजमेंट करती है। प्रोस्पेक्टस का सिंपल मतलब बताओ, जब आप लोग कॉलेज में एडमिशन लेते हो ना, 11th बोलो या 12th बोलो, जब भी आप एडमिशन लेते हो कॉलेज वगैरह में, तो आपको एक प्रोस्पेक्टस दिया जाता है। उसमें क्या होता है? उसमें आपके कॉलेज के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन होती है। ओके, कॉलेज में कौन प्रिंसिपल है, कौन पहले प्रिंसिपल था, कॉलेज में कितना बड़ा ग्राउंड है, क्या क्या एक्टिविटी होती है, सब वगैरह 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 सब कुछ। ओके, सो वैसे ही कंपनियां करती है, कंपनी पब्लिक को इनवाइट करती है कि आप हमारे शेयर्स ले लो। ओके, बाय इशूइंग द प्रोस्पेक्टस, कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू करती है। प्रोस्पेक्टस के साथ साथ ही एप्लीकेशन फॉर्म होता है, उसी के साथ ही एप्लीकेशन फॉर्म होता है। जिसने कंपनी का प्रोस्पेक्टस पढ़ा, उसको प्रोस्पेक्टस पढ़ के अगर कंपनी अच्छी लगती है, कंपनी के बारे में सब सही लगता है, तो वो क्या करता है? कंपनी के शेयर के लिए अप्लाई करेगा, तो एप्लीकेशन फॉर्म साथ में ही दे देते हैं। ओके, सो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? मेथड ऑफ पब्लिक ऑफर के अंदर सबसे पहला टाइप देखो, इशू ऑफ शेयर के अंदर हम क्या पढ़ रहे हैं? पब्लिक ऑफर। पब्लिक ऑफर के अंदर पहला टाइप क्या है? इनिशियल पब्लिक ऑफर। पब्लिक ऑफर के अंदर ही पहला टाइप क्या है? इनिशियल पब्लिक ऑफर। ओके, इनिशियल पब्लिक ऑफर मतलब क्या होता है? जब भी कंपनी अपने जीवन में पहली बार जनरल पब्लिक को शेयर इशू करती है, कोई भी कंपनी जनरल पब्लिक को अपने जीवन में फर्स्ट टाइम शेयर्स इशू करती है, उसे आईपीओ कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर। जैसे आम जनता को शेयर्स देना, मैंगो पीपल, आम जनता, मैंगो पीपल। ओके,
फर्स्ट टाइम, कोई भी कंपनी जब फर्स्ट टाइम जनरल पब्लिक को, आप, मैं, हमारे जैसे लोग जो होते हैं नॉर्मल लोग, उनको जब कंपनी शेयर इशू करती है, रिसेंटली जोमेटो ने इशू किया था शेयर, ओके, वैसे ही तो सबसे पहली बार जब कंपनी इशू करेगी उसे हम आईपीओ कहेंगे। सर ये कैसी कंपनी होती है? न्यू कंपनी होती है, न्यू कंपनी, नई नई कंपनी जो होती है वही तो पहली बार इशू करेगी ना आईपीओ में शेयर, आईपीओ के तौर पे शेयर्स। सर एग्जिस्टिंग कंपनी आपने लिखा है, हाँ एग्जिस्टिंग कंपनी भी आईपीओ लेके आती है। सर कब लेके आती है? जब पहले उन्होंने अपने प्रमोटर या इन्वेस्टर के पास से पैसा लेके रखा है। क्या हुआ, पहले मैंने कंपनी बनाई, दर्शन लिमिटेड बनाया, तो जो प्रमोटर थे उन्होंने पैसे दे दिए, कंपनी को पैसे दिए थे, उससे बिजनेस चल रहा था, अब तक जनरल पब्लिक को शेयर इशू करने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, ओके। बट जब उनको लगता है कि अभी एक्सपांड करना है, तो इन दैट केस वो लोग क्या लेके आते हैं? आईपीओ लेके आते हैं। आईपीओ का मतलब होता है सबसे पहली बार जब कंपनी जनरल पब्लिक को शेयर इशू कर रही है, ओके। कब करेगी ये कंपनियां? जब उनको फंड्स की ज़रूरत होगी, ओके। बिफोर आईपीओ, आईपीओ के पहले कंपनी कभी भी लिस्टेड नहीं होती है। लिस्टेड का मतलब क्या होता है? लिस्टेड का मतलब होता है, जस्ट अ मिनट, लिस्टेड का मतलब होता है कि कंपनी इज रजिस्टर्ड ऑन स्टॉक एक्सचेंज। तो बिफोर द आईपीओ कंपनी कभी भी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड नहीं होती है, ओके। और आफ्टर द आईपीओ कंपनी क्या हो जाती है? लिस्टेड हो जाती है। लिस्टेड होना मतलब क्या? कंपनी अपने आप को रजिस्टर करवाती है रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर। कंपनी अपने आप को क्या करवाती है? रजिस्टर करवाती है स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर, ओके। और शेयर्स फिर क्या होते हैं? फिर शेयर्स का जो ट्रेडिंग होता है, शेयर्स का खरीदना बेचना सब कहाँ पे होता है? स्टॉक एक्सचेंज में हो जाता है, ओके। सो आईपीओ के पहले कंपनी के शेयर्स आप स्टॉक मार्केट से खरीद सकते नहीं हो, आईपीओ के बाद ही उनके शेयर स्टॉक मार्केट पे आते हैं, ओके। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? कंपनी जो आईपीओ लेके आती है उसमें सर प्राइस क्या होगा शेयर का? तो इट कैन बी फिक्स प्राइस इशू या बुक बिल्डिंग मेथड से। फिक्स प्राइस क्या होता है, बुक बिल्डिंग मेथड क्या होता है, सब बताऊंगा, रिलैक्स। तो कंपनी जब भी आईपीओ लेके आती है तो शेयर्स का जो दाम रहेगा वो फिक्स प्राइस मेथड पे भी हो सकता है या बुक बिल्डिंग प्रोसेस पे भी हो सकता है। दूसरा टाइप क्या होता है? फर्दर पब्लिक ऑफर, एफपीओ। एफपीओ में क्या होता है? कंपनी जो होती है, जब कंपनी पहली बार जब शेयर लेके आती है मार्केट में, अपने जीवन में पहली बार जब कंपनी शेयर लेके आती है जनरल पब्लिक को उसे हम आईपीओ कहते हैं। पहली बार के बाद कभी भी, एनी टाइम आफ्टर फर्स्ट टाइम जब कंपनी शेयर इशू करती है जनरल पब्लिक को, पहली बार के बाद कभी भी जब कंपनी जनरल पब्लिक को शेयर इशू करेगी तो उसे हम क्या कहेंगे? फर्दर पब्लिक ऑफर। क्या कहेंगे? फर्दर पब्लिक ऑफर। मतलब आफ्टर आईपीओ का मतलब क्या होता है? ये जो कंपनी है वो लिस्टेड ही होगी, यस ऑब्वियसली। पहली बार करेंगे तो आईपीओ होता है, आईपीओ के टाइम पे तो कंपनी लिस्ट हो जाती है। पहली बार के बाद करेंगे शेयर इशू पब्लिक को तो उसे एफपीओ कहेंगे, तभी भी कंपनी क्या लिस्टेड ही तो होगी ना, ओके। सो मूविंग फॉरवर्ड, एफपीओ से क्या होगा? एफपीओ से क्या होगा? कंपनी का सब्सक्राइब कैपिटल बढ़ जाएगा। अब सब्सक्राइब कैपिटल क्या होता है? सब्सक्राइब कैपिटल का मतलब क्या होता है कि जो कंपनी ने शेयर्स जनरल पब्लिक को इशू किए उसमें से लोगों ने कितने लिए वो सब्सक्राइब होता है, ओके। तो जब कंपनी ने आईपीओ किया होगा तब लोगों ने शेयर सब्सक्राइब किए होंगे, यस सर। जब कंपनी एफपीओ करेगा तभी भी लोग शेयर सब्सक्राइब करेंगे, यस सर। तो सब्सक्राइब कैपिटल बढ़ जाएगा, यस सर, सब्सक्राइब कैपिटल बढ़ जाएगा। सब्सक्राइब का मतलब क्या आता है कि जब शेयर्स लोग लेते हैं, ओके। नाउ एफपीओ में 2 ही पॉइंट था। एफपीओ का मीनिंग क्या है? एफपीओ का मीनिंग है कि पहली बार के बाद जब भी कंपनी जनरल पब्लिक को शेयर इशू करेगी उसे फर्दर पब्लिक ऑफर कहेंगे। वो जो कंपनी होगी वो लिस्टेड ही होगी और एफपीओ से क्या होगा? सब्सक्राइब कैपिटल बढ़ जाएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट? मेथड ऑफ प्राइसिंग। कंपनी प्राइसिंग कैसे करती है? प्राइसिंग कैसे करती है जरा देखते हैं। एक पहला मेथड है फिक्स प्राइसिंग मेथड। फिक्स प्राइसिंग में क्या होता है? कंपनी जो होती है वो देखो भी ध्यान देना, जनरल पब्लिक है, कंपनियां करती है जनरल पब्लिक को प्रॉस्पेक्टस इशू करती है, ओके, कि हमारे शेयर्स खरीदो। इस प्रॉस्पेक्टस के अंदर सब कुछ लिखा हुआ होता है, कितना अमाउंट रेस करना है। सपोज कंपनी को 20 लाख रुपया रेस करना है, तो कंपनी बोलेगी कि हमें 20 लाख की ज़रूरत है, हमारा इशू प्राइस कितना है? 50 रुपया, मतलब एक शेयर की कीमत कितनी है? 50 रुपये की। फेस वैल्यू कितनी होती है? 10 रुपया बोला उसने, ओके। और नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो जाएंगे? तो टोटल कितना पैसा चाहिए? 20 लाख चाहिए। एक शेयर कितने का? 50 रुपये का। दिख रहा है आपको? 20 लाख टोटल चाहिए, 50 रुपया एक शेयर का। तो कितने शेयर इशू करेगी कंपनी?
40,000 शेयर इशू करेगी। मतलब सर इसमें होता क्या है, इसमें कंपनी ना प्रोस्पेक्टस के अंदर पहले से ही दाम बता देगी कि भाई मुझे कितने का एक शेयर इशू करना है, एक शेयर कितने में इशू करना है, मतलब कंपनी ने प्राइसिंग बता दी है। तो उसे हम कहेंगे फिक्स्ड प्राइस मेथड। फिक्स्ड प्राइस मेथड कंपनी प्रोस्पेक्टस के अंदर ही बता देगी कि मेरा एक शेयर कितने का मैं बेचना चाहता हूँ। 10 रुपये का फेस वैल्यू है, पर बेचना कितने का है, बेचना कितने में है, 50 रुपये में। सो जो इशू प्राइस है दैट कैन बी मोर देन द फेस वैल्यू। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे देखो क्या लिखा है यहाँ पे, कंपनी गेट्स एन, इससे क्या होता है, कंपनी को आइडिया मिल जाती है कि उसके शेयर की कितनी डिमांड है आफ्टर द सब्सक्रिप्शन पीरियड। ऑफर का जो पीरियड होता है, कंपनी जब प्रोस्पेक्टस इशू करती है ना, तो उसमें ऑफर पीरियड होता है कि आप हमारे शेयर्स के लिए अप्लाई इस पीरियड के दौरान कर सकते हो। 5 दिन 3 दिन के लिए होता है, ठीक है। सो इन दैट केस उसमें उसको आइडिया मिल जाती है कि उसके कंपनी के शेयर्स की डिमांड कितनी है। तो कंपनी जो है वो शेयर्स कैसे इशू कर सकती है, इट कैन बी इशूड एट पार और प्रीमियम। मतलब पार का मतलब फेस वैल्यू इज इक्वल टू इशू प्राइस इज इक्वल टू 10 रुपीज़। जब फेस वैल्यू और इशू प्राइस इज सेम, 10 रुपये का फेस वैल्यू है और कंपनी ने 10 रुपये में ही इशू किया, तो हम इशू एट पार कहेंगे। लेकिन फेस वैल्यू 10 रुपया है और कंपनी ने इशू किया 50 रुपये में, 10 रुपया फेस वैल्यू तक कंपनी ने इशू किया, 50 रुपये में हम क्या कहेंगे, उसे प्रीमियम पे इशू किया है। तो 40 रुपया जो रहेगा इसका डिफरेंस, इनका जो डिफरेंस है 40 रुपया, इसे हम क्या कहेंगे, प्रीमियम। ओके, इसे प्रीमियम कहेंगे। अब इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा ज्ञान क्या है, ध्यान देना कि कंपनी जो है वो सेपरेट, ये जो प्रीमियम का अमाउंट होता है वो सेपरेट अकाउंट में रखना होता है, जिसे सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट कहते हैं। सेपरेट अकाउंट में रखना पड़ता है, जिसे हम सिक्योरिटीज़ प्रीमियम कहते हैं। और इससे कंपनी कभी भी प्रॉफिट नहीं मान सकती। ये जो प्रीमियम का अमाउंट है वो प्रॉफिट नहीं है, तो प्रॉफिट नहीं है तो ये डिविडेंड के लिए भी इस्तेमाल नहीं हो सकता। इट कैन नॉट बी यूज फॉर द डिविडेंड, ठीक है। और ये जो अमाउंट है हम कहाँ पे रखेंगे, सिक्योरिटीज़ प्रीमियम में। तो सिक्योरिटीज़ प्रीमियम में जो अमाउंट रखा है इट कैन बी यूज्ड ओनली फॉर, ये जो अमाउंट सिक्योरिटीज़ प्रीमियम का जो अमाउंट है, देखो जो प्रीमियम से पैसा आया 40 रुपया आया, हम लोग कहाँ पे रखेंगे, सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट में रखेंगे। और उसमें जो पैसा रखा है इट कैन बी यूज्ड ओनली फॉर इशूइंग फुल्ली पेड अ बोनस शेयर। बोनस शेयर आप इशू कर सकते हो उस पैसे से। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, कंपनी बनने के पहले के जो भी एक्सपेंस होते हैं वो आप सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट से इस्तेमाल कर सकते हो। देन आप कमीशन देने के लिए, डिस्काउंट देने के लिए, या एक्सपेंसेस जो भी शेयर पे हुए, मतलब आपने अगर शेयर्स बेचने के टाइम पे कुछ कमीशन पे किया है, या कोई डिस्काउंट दिया है, या कोई एक्सपेंस उसके शेयर इशू करने में जो एक्सपेंसेस हुए हैं आपके, उसके लिए आप यूज़ कर सकते हो सिक्योरिटीज़ प्रीमियम का अमाउंट। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, रिडम्पशन के लिए देखो प्रेफरेंस शेयर और डिबेंचर्स, इनका जो पैसा होता है वो इनको रिटर्न करना पड़ता है आफ्टर सर्टन पीरियड, येस और नो, येस। सो इन दैट केस व्हाट हैपेंस, हम उनको जब पैसा रिटर्न करने वाले हैं, जब उनका पैसा उनको पे करेंगे, तो उसके लिए जो पैसा है वो हम सिक्योरिटीज प्रीमियम से यूज कर सकते हैं। सर एक ही चीज के लिए यूज करना अलाउड नहीं है, फिलहाल डिविडेंड के लिए सिक्योरिटीज प्रीमियम में जो पैसा रखा है वो आप डिविडेंड के लिए यूज नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो प्रॉफिट नहीं है, और डिविडेंड जो है हम सिर्फ प्रॉफिट में से देते हैं। ये आपका जो था वो एक्स्ट्रा ज्ञान था, क्योंकि आपके बुक में दिया तो मैंने आपको पढ़ा दिया था। अब एक और पॉइंट यहाँ पे ध्यान देना, कंपनी जो है वो शेयर्स कभी भी डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकती, कंपनी कभी भी शेयर डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकती। मतलब फेस वैल्यू 10 रुपया और कंपनी बोलती है मैं 8 रुपये में इशू करूंगी, फेस वैल्यू इज मोर देन द इशू प्राइस, मतलब कंपनी 10 रुपये फेस वैल्यू वाले शेयर को 8 रुपये में इशू करना चाहती है, ये अलाउड नहीं है। लेकिन ये कभी कभी अलाउड किया जाता है, कभी कभी ये चीज़ अलाउड की जाती है। कब की जाती है, जब कंपनी अपने क्रेडिटर को शेयर्स इशू कर रही है अपना कर्जा चुकता करने के लिए। मतलब कोई एक कंपनी है, उसने किसी को पैसा देना बाकी है, तो उस पर्सन को बोलती है कि तेरे पैसों के बदले में मेरे शेयर्स ले ले। ओके, सो इन दैट केस अगर कभी कंपनी अपने क्रेडिटर को शेयर इशू करती है और अपना जो उधार है उसको शेयर्स में कन्वर्ट कर रही है, जो उधार मतलब जो पैसा उसको देना था उसके बदले में शेयर्स दे रही है, तो इन दैट केस एज पर आरबीआई और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट यू कैन डू सो, अलाउड है। ओके, यूज्ड फॉर ऑल द टाइप ऑफ इशू, ये जो मेथड है वो हम हर टाइप के इशू के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। फिक्स्ड इशू जो फिक्स्ड प्राइसिंग जो मैंने बताया वो आप हर मेथड के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। ओके, सो नाउ वी विल स्टार्ट विद द बुक बिल्डिंग मेथड। बुक बिल्डिंग मेथड में क्या होता है, ध्यान देना। जनरली ये जो मेथड होती है ना बुक बिल्डिंग वाली, वो आईपीओ और एफपीओ के लिए होती है। उसमें क्या होता है, कंपनी जो होती है ना वो क्या करती है, जनरल पब्लिक को रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस इशू करती है। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस जो होता है वो एक टाइप का प्रोस्पेक्टस है, हम उसके डिप में नहीं जाएंगे,
एक टाइप का प्रोस्पेक्टस ही है। तो कंपनी क्या करती है, कंपनी रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस इशू करती है। इस प्रोस्पेक्टस के अंदर कंपनी बताती है कि हमें कितना पैसा रेज करना है, मतलब हाउ मच मनी वी वांट फ्रॉम द पब्लिक, वो बता देती है कंपनी कि हमें इतने पैसे की ज़रूरत है। कंपनी फेस वैल्यू बता देती है, कंपनी इशू प्राइस नहीं बताती है, नंबर ऑफ शेयर्स नहीं बताती है। सर क्यों नहीं बताती है? क्योंकि ये जो कंपनियां होती है इनको पता नहीं होता है कि उनकी शेयर की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, इशू प्राइस कितना होना चाहिए, कंपनी को पता नहीं होता है। सो इन दैट केस कंपनी पता क्या करती है, कंपनी एक प्राइस बैंड देती है। प्राइस बैंड बोलो या प्राइस रेंज बोलो, जो भी बोलना है बोलो, वो कंपनी देती है। फॉर एग्जांपल 40 से 50, 40 से लेके 50, मतलब कंपनी ने प्राइस बैंड दिया कि हमारे शेयर की वैल्यू आप लोग तय करो, लेकिन 40 से लेके 50 के बीच में, ठीक है। तो अब ये 40 जो है वो क्या हो गया, 40 जो है वो तो लोअर एंड है, मतलब सबसे लोवेस्ट, मतलब 40 रुपया, लोवेस्ट में लोवेस्ट 40 रुपया, उसे हम क्या कहेंगे, फ्लोर प्राइस, क्योंकि ज़मीन नीचे होती है इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, फ्लोर प्राइस। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट, इसको याद रखने का तरीका है ये। नेक्स्ट इज व्हाट, 50 रुपीज़। 50 रुपीज़ जो है वो हाईएस्ट है, मतलब अपर एंड, इसके ऊपर आप बीडिंग नहीं करोगे। ओके, तो 50 रुपीज़ जो है वो अपर एंड है, और हम टोपी तो सर पे पहनते हैं, पंखा भी ऊपर होता है, सीलिंग प्राइस। ओके, इसे देखो 50 को हम कहेंगे कैप प्राइस या फिर सीलिंग प्राइस, और 40 को हम कहेंगे फ्लोर प्राइस। देखो मैं मजाक में आपको याद करवा रहा हूँ, ये फिलअप में आपको पूछेंगे। ओके, सो इन दैट केस नाउ अभी क्या होता है, पब्लिक जो होती है ना, पब्लिक वो क्या करेगी, पब्लिक बिड करेगी, इस प्राइस के बीच में बिड करेगी। और ये बिडिंग जो होता है ना, बिडिंग वो 5 दिन के लिए ओपन होता है, मतलब 5 डेज के लिए पब्लिक कैन बिड। ओके, अब बिड जो होता है वो आपके एप्लीकेशन मनी, देखो आपको है ना एप्लीकेशन फॉर्म दिया जाता है, एप्लीकेशन फॉर्म दिया जाता है, प्रोस्पेक्टस दिया जाता है, प्रोस्पेक्टस के अंदर एप्लीकेशन फॉर्म होता है। आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त आपको बिड करना है और साथ में एप्लीकेशन मनी देनी है। किसको देनी है, लीड मर्चेंट बैंकर को। किसको देना है, लीड मर्चेंट बैंकर को, जिसे बुक रनर भी कहा जाता है। सर ये लीड मर्चेंट बैंकर कौन होता है, देखो कंपनी अपना काम करेगी शूज़ मैन्युफैक्चरिंग करने का, कि शेयर वगैरह इशू करने का काम करेगी। कंपनी पता है शेयर इशू करने के लिए एक पूरा एक इंस्टीट्यूशन को रखती है, जिसे लीड मर्चेंट बैंकर कहा जाता है। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग पूरा इशू को मैनेज करते हैं, मतलब बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर्स, एडवाइजरी ऑफ स्टॉक मार्केट, एडवाइजरी सर्विस देते हैं। शेयर मार्केट के रिलेटेड सब काम कौन करता है, मर्चेंट बैंकर कर लेते हैं। तो अब क्या होता है, पब्लिक जो है वो बिडिंग करेगी 40 से लेके 50 के बीच में। सबसे ज़्यादा जिस प्राइस पे बिडिंग होगी, सबसे ज़्यादा जिस प्राइस पे बिडिंग होगी, उसे हम लोग क्या कहेंगे, फाइनल या कट ऑफ प्राइस। उसे हम क्या कहेंगे, फाइनल या कट ऑफ प्राइस। फॉर एग्जांपल अपने केस पे 47 रुपीज़, 47 रुपीज़ पे सबसे हाईएस्ट बिडिंग हुई थी, सबसे ज़्यादा लोगों ने 47 रुपीज़ का प्राइस कोट किया है। ओके, सो इन दैट केस उसे हम कट ऑफ प्राइस या फाइनल प्राइस कहेंगे। ओके, एंड देन क्या होता है, कंपनी वापस से एक फाइनल प्रोस्पेक्टस इशू करती है, जिसमें वो फाइनल प्राइस लिखती है, दैट इज 47 रुपीज़। मूविंग फॉरवर्ड, ये जो तरीका था इसे हम क्या कहेंगे, बुक बिल्डिंग प्रोसेस, बुक बिल्डिंग मेथड। यहाँ पे क्या हुआ, जो शेयर का प्राइस है वो कंपनी ने तय नहीं किया, वो किसने तय किया, लोगों ने तय किया। कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने एक प्राइस बैंड दिया, प्राइस बैंड। ओके, जिसमें हम लोगों ने क्या देखा था, प्राइस बैंड में क्या देखा था, एक तो लोअर एंड और एक अपर लिमिट। ओके, लोअर लिमिट जो होती है उसे हम क्या कहते हैं, फ्लोर प्राइस, और अपर एंड को हम क्या कहते हैं, कैप प्राइस या फिर सीलिंग लिमिट। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, और हाँ, जो फाइनल प्राइस जो तय होती है उसे हम क्या कहते हैं, फाइनल प्राइस या कट ऑफ प्राइस। ये सब चीज़ें जो है मैं आपको बता रहा हूँ, आपको फिलअप पे पूछ सकते हैं, इसलिए मैं ज़्यादा गौर करके बोल रहा हूँ। नाउ अभी ये नेक्स्ट तरीका है, ऑफरिंग शेयर्स टू एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर। अभी तक हम लोगों ने किसको शेयर इशू किया, अभी तक हम लोगों ने शेयर इशू किया जनरल पब्लिक को। अभी हम किसको इशू कर रहे हैं, शेयर एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को। ओके, एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर में सबसे पहला क्या आ रहा है, राइट इशू। क्या आ रहा है, राइट इशू। अब राइट इशू में क्या होता है, जरा ध्यान देना, ये होती है कंपनी, ये होती है कंपनी। कंपनी को एडिशनल फंड्स की जरूरत है, कंपनी को एडिशनल मतलब कंपनी को पैसों की जरूरत है बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए। कंपनी के पास ऑप्शन है कि कंपनी एफपीओ करेगी या फिर प्राइवेट प्लेसमेंट करेगी। एफपीओ का मतलब क्या होता है, पहली बार के बाद जब भी कंपनी शेयर इशू करती है जनरल पब्लिक को, उसे एफपीओ कहा जाता है। ओके, तो कंपनी एफपीओ करेगी या फिर प्राइवेट प्लेसमेंट करेगी। प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होता है, कंपनी अपने शेयर्स किसको बेचेगी, सिलेक्टिव ग्रुप को। किसको बेचेगी, सिलेक्टिव ग्रुप को। कंपनी अपने शेयर्स बेचेगी सिलेक्टिव ग्रुप को। बट जब भी कंपनी एफपीओ करेगी ना, जब भी कंपनी एफपीओ कर रही है, फर्दर पब्लिक ऑफर, तब कंपनी राइट शेयर्स लाएगी। क्या लाएगी, राइट शेयर्स। उसमें क्या होता है, कंपनी जो है वो शेयर्स खरीदने का राइट किसको देगी, अपने एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को। अपने एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को शेयर्स खरीदने का राइट देगी। कैसे देगी, कंपनी है ना, कंपनी एक पेपर देगी। कंपनी क्या देगी, एक पेपर देगी जिसके अंदर सब डिटेल्स लिखा रहेगा, उसे लेटर ऑफ ऑफर कहा रहेगा।
कंपनी एक पीस ऑफ पेपर देगी जिसे हम क्या कहेंगे, लेटर ऑफ ऑफर। उसके अंदर सब डिटेल लिखी रहेगी। सब डिटेल मतलब क्या कि कंपनी का जो शेयर का प्राइस है वो कितना है। कंपनी का शेयर का मार्केट प्राइस 120 है, बट कंपनी जो है वो अपने एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को, एग्जिस्टिंग मतलब जो ऑलरेडी कंपनी के शेयर होल्डर है उनको क्या करेगी, 80 रुपये में देगी। सर हमको समझ नहीं रहा है कि ये क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों कर रही है कंपनी। आप एक बात समझो, जब कंपनी को कोई भी सपोर्ट करने को नहीं था तब ये लोगों ने देखो, ये है जनरल पब्लिक, लेकिन ये है एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर। जनरल पब्लिक में से ये पूरा का पूरा जनरल पब्लिक है, बराबर है, पूरा का पूरा जनरल पब्लिक है। लेकिन ये जो लोग हैं ना, ये 3 लोग, 1 2 3, इन्होंने कंपनी के शेयर्स पहले लिए हुए हैं, एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर पहले लिए हुए हैं, मतलब जब कंपनी ने आईपीओ लाया था तब। तो जब कंपनी पे कोई भरोसा नहीं कर रहा था तब इन तीनों ने कंपनी पे भरोसा किया था, समझ रहे हो। सो इन दैट केस इनको इनकी वफादारी के लिए, लॉयल्टी के लिए, फेथ के लिए कंपनी क्या कर रही है, कंपनी इनको राइट दे रही है, क्या दे रही है, अधिकार दे रही है कि आप हमारे कंपनी के शेयर्स खरीदो, जो मार्केट में 120 के हम आपको 80 रुपये में देंगे। और ये जो शेयर्स उनको, ये जो राइट शेयर्स उनको देने वाले हैं वो एक रेशियो में दिए जाते हैं। किस में दिया जाते हैं, रेशियो में दिए जाते हैं। मतलब उन्होंने ऑलरेडी कंपनी के कितने शेयर्स लेके रखे हैं, ऑलरेडी कितने लेके रखे हैं, उसके अगेंस्ट उनको राइट मिलता है। सपोज उन्होंने 2 शेयर उनके पास ऑलरेडी 2 शेयर है तो उनको एक राइट शेयर मिलता है। मतलब कंपनी इशूज राइट शेयर्स इन द प्रोपोर्शनेट ऑफ देयर एग्जिस्टिंग होल्डिंग। ऑलरेडी उन्होंने कितने होल्ड किए हैं उसके अनुसार उनको राइट शेयर्स मिलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिखा यहाँ पे, मिस्टर ए जो है उसने 1000 शेयर होल्ड किए हुए हैं कंपनी के, मतलब उसने ऑलरेडी कंपनी के 1000 शेयर लिए हुए हैं। ओके, सो इन दैट केस अगर 2 शेयर होते हैं तो आपको 1 मिलता है राइट। अगर 1000 आपके पास ऑलरेडी है तो आपको राइट कितना मिलेगा, 500। समझ रहा है, देखो 2 है तो आपको 1 राइट मिलेगा, 2 शेयर ऑलरेडी है तो आपको 1 राइट मिलेगा। आपके पास 1000 शेयर ऑलरेडी है तो कितना राइट मिलेगा, एक्स का वैल्यू मैंने फाइंड किया, वो आया 500 शेयर्स, 500 राइट शेयर्स मिलेंगे। सर मतलब यहाँ पे 500 राइट शेयर्स का मतलब क्या होता है, जो मिस्टर ए है उसके पास अधिकार है कि वो कंपनी के 500 शेयर्स खरीद सकता है एट द प्राइस 80 रुपीज़, जो मार्केट में 120 में बिक रहे हैं। ये उसके पास अधिकार है। ये मतलब सर ज़रूरी है मिस्टर ए को लेना, नहीं, ये राइट है, वो चाहे तो ले, वो चाहे तो ना ले। ओके, सो अभी यहाँ पे क्या होता है, मिस्टर ए के पास चॉइस है। मिस्टर ए के पास चॉइस है कि अगर उसको कंपनी के शेयर्स बाई करने हैं कि नहीं करने, उसको बाई करने हैं कि नहीं करने। सपोज मिस्टर ए ने कंपनी के शेयर्स बाई किए, ही बाइज, तो मिस्टर ए को कंपनी को कितना देना पड़ेगा, मिस्टर ए विल गिव टू कंपनी कितना, 500 शेयर के हिसाब 500 शेयर के ऊपर 80 रुपये के हिसाब से 40,000 रुपया देना पड़ेगा। कौन देगा, मिस्टर ए देगा कंपनी को। ओके, अब मिस्टर ए बोलता है कि मुझे ये जो राइट है, सर राइट मतलब ये जो पेपर था ना, पेपर लेटर ऑफ ऑफर, ये जो पेपर है, ये पेपर में लिखा हुआ है कि मिस्टर ए को 500 शेयर पे अधिकार है कि वो 80 रुपये में खरीद सकते हैं, बरोबर है। तो क्या होता है, मिस्टर ए जो है वो बोलता है मेरे को तो नहीं चाहिए शेयर्स, मुझे शेयर्स की ज़रूरत नहीं है। तो वो क्या करता है, वो ये शेयर्स को क्या करता है, मिस्टर एफ को बेच देता है। ये जो कैश मिस्टर ए को शेयर्स मिले हैं, नहीं, उसको राइट मिला है। उसको क्या मिला है, राइट, अधिकार मिला है शेयर खरीदने का 80 रुपयों में। उसको शेयर्स नहीं मिले, उससे अधिकार ऑप्शन मिला है। तो मिस्टर ए क्या बोलता है, मुझे तो नहीं चाहिए ये राइट शेयर्स। मिस्टर ए अपनी इन राइट शेयर्स को मिस्टर एफ को बेच देता है। आपको लगता है कि मिस्टर ए जो है वो मिस्टर एफ को फ्री में बेचेगा? नहीं यार, क्योंकि मार्केट में 120 रुपये के शेयर हैं, ठीक है, बट मिस्टर ए के वजह से मिस्टर एफ को 80 रुपये में मिलेंगे ये शेयर्स, है कि नहीं। तो फिर मिस्टर ए भी तो अपना फ़ायदा देखेगा। तो मिस्टर ए क्या बोलता है, मैं ये जो राइट शेयर्स है वो मिस्टर एफ को बेचूंगा, ये जो राइट का पेपर है वो मिस्टर एफ को बेचूंगा। एक शेयर पे 10 रुपया मुझे चाहिए, एक शेयर पे, ईच शेयर पे आई वॉन्ट 10 रुपीज़। तो मिस्टर एफ ए को कितना देगा, मिस्टर एफ विल गिव टू ए कितना, 500 शेयर, 10 रुपये के अनुसार से 5,000 रुपये, बराबर है। लेकिन क्या मिस्टर एफ को शेयर्स मिले हैं? नहीं, मिस्टर एफ को क्या मिला है, राइट मिला है। मिस्टर एफ को क्या मिला है, वो पेपर मिला है, लेटर ऑफ ऑफर मिला है। किसके पास से, मिस्टर ए से। ओके, तो शेयर्स के लिए क्या करना पड़ेगा, मिस्टर एफ को कंपनी को पैसा देना पड़ेगा, कितना, 500 शेयर पे 80 रुपये के अनुसार 40,000 रुपये, 500 शेयर पे 80 रुपये के अनुसार 40,000 रुपये। तो टोटल कितना जा रहा है मिस्टर एफ का, इफ़ यू कैन सी,
टोटल कितना जा रहा है, 5,000 ए को जाएगा, 5,000 5,000 मिस्टर एफ किसको देगा, कंपनी को देगा, 40,000 मिस्टर एफ कंपनी को देगा, तो टोटल कितना देगा 45,000। अगर मिस्टर एफ डायरेक्टली कंपनी का शेयर खरीदता मार्केट में जाके 500 शेयर का 120 रुपये के अनुसार कितना होता, 60,000 रुपया। तो यहाँ पे तो उसको 45,000 में पड़ रहा है ना, ध्यान दे रहे हो आप। सो मिस्टर एफ का 15,000 का प्रॉफिट हो रहा है। आर यू गेटिंग? तो इसे जो कहते हैं, इसे पता है क्या कहते हैं, रिनाउंसिएशन। मिस्टर ए ने अपना राइट रिनाउंस किया मिस्टर एफ को। समझ रहा है, जो अधिकार मिस्टर ए को मिला था एक शेयर 80 में खरीदने का, ठीक है, वही अधिकार मिस्टर ए ने किसको दिया, एफ को दे दिया, ठीक है। तो इसे रिनाउंस कहते हैं, रिनाउंसिएशन ऑफ राइट कहते हैं। आई होप आपको ये समझा रहेगा। राइट शेयर्स का मतलब क्या होता है, जब कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को शेयर्स खरीदने का ऑप्शन देती है, वो भी मार्केट से कम दाम में, इन द प्रपोर्शन ऑफ देयर एग्जिस्टिंग होल्डिंग, उन्होंने ऑलरेडी कितने होल्ड किए उसके अनुसार। ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड नाउ, इसके कुछ रूल्स है, राइट शेयर्स से कुछ प्रोविजंस है। सर क्या रूल्स है, जरा देखो तो, एक बार देखो, ध्यान देना। जो प्राइस रहेगा राइट शेयर्स का विल बी लेस देन द मार्केट प्राइस। राइट शेयर्स का प्राइस जो है वो मार्केट प्राइस से कम रहेगा। अपने केस में 80 था, मार्केट प्राइस जो था वो 120, समझ रहा है। मूविंग फॉरवर्ड नाउ, कंपनी जो है वो क्या करेगी, एक लेटर ऑफ ऑफर जो होता है, लेटर ऑफ ऑफर जो होता है वो एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर को होल्डर को देगी। कंपनी क्या देगी, एक लेटर ऑफ ऑफर किसको देगी, एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को। लेटर ऑफ ऑफर जो होता है उसमें क्या क्या लिखा हुआ रहता है, क्या क्या लिखा हुआ रहता है कि भाई कितने नंबर ऑफ शेयर्स का अधिकार मिला है। जैसे मिस्टर ए को कितने शेयर्स पे अधिकार मिला था, 500 शेयर्स पे। क्या पीरियड है ऑफ द ऑफर, मतलब जो समय देते हैं कंपनी किसको, एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को, ठीक है, कि भाई इतने पीरियड में आपको खरीदना है। तो मिनिमम 15 दिन देगी और मैक्सिमम 30 डेज, मतलब 15 दिन मिनिमम उसको मिलेंगे डिसाइड करने के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा 30 दिन के अंदर उसको डिसीजन लेना पड़ेगा। और जो एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर है उसको राइट को रिनाउंस करने का भी अधिकार मिल रहा है। नेक्स्ट इज लू जो है, लू लेटर ऑफ ऑफर। लेटर ऑफ ऑफर जो है वो कैसे सेंड करेगी कंपनी, रजिस्टर्ड पोस्ट से, स्पीड पोस्ट से, कुरियर से, इलेक्ट्रॉनिक मोड, ईमेल से। फिर एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर है, अगर उसने रिस्पॉन्ड नहीं किया विद इन स्पेसिफाइड टाइम के अंदर रिस्पॉन्ड नहीं किया, तो ऑफर जो हो जाएगा वो लैप्स मतलब भूल जाओ, अभी आपका ऑफर चला गया, ठीक है। एंड वो शेयर फिर किसको दिए जाएंगे, नए इन्वेस्टर को, ठीक है। कंपनी जो है वो क्या करेगी, कंपनी को मिनिमम सब्सक्रिप्शन की ज़रूरत होती है। कंपनी जब भी राइट शेयर इशू करेगी तो उन्हें मिनिमम सब्सक्रिप्शन तो मिलना चाहिए। मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना होता है, 90% ऑफ द इशू। एग्जाम्पल के तौर पे कंपनी ने अगर 1 लाख शेयर इशू किए, कितने इशू किए, 1 लाख शेयर इशू किए मार्केट में, तो 90,000 शेयर्स जो है वो पब्लिक ने लेने चाहिए। कम से कम 90,000 शेयर्स जो है वो पब्लिक ने लेने चाहिए, मतलब सब्सक्राइब होने चाहिए। ये इशू किया है, जितना लोग लेंगे वो उसे हम क्या कहेंगे, सब्सक्राइब कैपिटल। तो 90,000 शेयर्स तो पब्लिक लेना ही चाहिए। ओके, ये हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे जब हम अलॉटमेंट का टॉपिक करेंगे तब, डोंट वरी। तो ये क्या था, अपना राइट इशू था। नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बोलना चाहूँगा इसके पहले कि एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर क्या होता है, जिसने कंपनी के इक्विटी शेयर्स ऑलरेडी लिए हुए हैं। ओके, एग्जिस्टिंग वर्ड इंपॉर्टेंट है, एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर। ओके, जब कंपनी ने आईपीओ लाया था तब उन्होंने शेयर्स लिए रहेंगे। ओके, तो उसे एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर कहेंगे। मूविंग फॉरवर्ड, बोनस शेयर। बोनस शेयर क्या होता है, बोनस शेयर भी किसको मिलता है, एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को ही मिलता है। जिसने ऑलरेडी कंपनी के इक्विटी शेयर्स लिए हैं उसी को ही बोनस शेयर मिलता है। इन दैट केस क्या होता है, कंपनी जो है अपने इक्विटी शेयर्स फ्री ऑफ कॉस्ट, ओ माई गॉड्स, ध्यान देना यहाँ पे पॉइंट क्या है, कंपनी जो है वो अपने इक्विटी शेयर्स फ्री ऑफ कॉस्ट में दे रही है। राइट शेयर्स फ्री में नहीं दे रहे थे हम लोग, 120 का मार्केट प्राइस था लेकिन 80 रुपया तो ले रहे थे ना उनसे, लेकिन यहाँ पे हम फ्री में देंगे। और ये जो इक्विटी शेयर्स रहेंगे वो फुल्ली पेड हो जाएंगे, ऑब्वियसली फुल्ली पेड ना, क्योंकि फ्री में दे रहे हैं। हम लोग क्या अज्यूम करेंगे, पैसे आ गए, ये लोग एक भी रुपया नहीं देंगे। ये एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर है, दे विल नॉट गिव इवन सिंगल रुपी। मतलब क्या, एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर डज नॉट हैव टू पे, यस दे डू नॉट हैव टू पे एनी मनी फॉर इट। ओके, हम अज्यूम करते हैं कि पूरा का पूरा पैसा मिल गया है।
या ये कौन सा टाइप की कंपनी ऐसा काम करेगी जो फाइनेंशियली साउंड है, मतलब जिसके पास पैसा भरपूर है। फाइनेंशियली साउंड मतलब जो जिसकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है। ओके, अब ये लोग कहाँ से देंगे ये पैसा? ये पैसा कहाँ से, मतलब देखो अभी जब कंपनी बोनस शेयर देगी तो पैसा तो आ नहीं रहा है, पैसा आ नहीं रहा है। जब कंपनी नॉर्मली शेयर इशू करती है पब्लिक से तो पैसा आता है ना। तो सर ये कंपनी जो शेयर इशू कर रही है, बोनस शेयर इशू कर रही है, वो कहाँ से करेगी? रिजर्व में से, अपने रिजर्व यूज करेगी। रिजर्व का मतलब क्या होता है? रिटेन अर्निंग, रिटेन अर्निंग। ठीक है सर, जो बोनस शेयर्स देने वाले हैं हम लोग एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को, वो कैसे देंगे? सेम इन प्रपोर्शन ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डिंग। हम लोगों ने राइट शेयर्स में देखा था ना 1:2। सर वो ये एग्जाम्पल है, हमेशा 1:2 नहीं होता है सर। मतलब 2 अगर शेयर है तो 1 बोनस, समझ रहा है? अगर 2 शेयर आपने ऑलरेडी लेके रखे तो 1 बोनस मिलेगा। सर किसी ने 500 लेके रखे तो 500 शेयर लेके रखे तो x बराबर है कितने मिलेंगे? x हमें पता नहीं ना, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 500 इंटू 1 डिवाइड बाई 2 माने 250 शेयर बोनस में मिलेंगे। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, आपको इतना कैलकुलेशन एग्जाम में आने वाला नहीं है। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि उनको जो बोनस मिलता है वो इन प्रपोर्शन ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डिंग, ऑलरेडी जितने उन्होंने हेल्ड करके रखे हैं, ऑलरेडी जितने लेके रखे हैं उसके अनुसार ही उनको बोनस शेयर मिलेंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इसका, ये जो रिजर्व है वो हम किस में कन्वर्ट करने वाले हैं? शेयर कैपिटल में कन्वर्ट करने वाले हैं। जो रिजर्व्स है वो हम शेयर कैपिटल में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हम लोग क्या करने वाले हैं? रिजर्व्स को यूज करके शेयर्स देने वाले हैं। ओके, देखो जनरली क्या होता है, जनरली कैसा होता है, कंपनी का जो बैलेंस शीट होता है, बैलेंस शीट उसमें लायबिलिटी साइड, असेट साइड। ओके, जो लायबिलिटी साइड होता है उसके ऊपर हम लोग कभी क्रेडिट और डेबिट लिखते नहीं है। ओके, कभी लिखते नहीं है। बट देखो जनरली कैसा होता है, जो लायबिलिटी साइड होता है ना, ये सिर्फ बैलेंस शीट के लिए मैं बोल रहा हूँ गाइस, ध्यान देना। जो लायबिलिटी साइड होता है वो क्रेडिट साइड होता है और वो असेट साइड जो होता है वो डेबिट होता है। ओके, तो कंपनी की जो लायबिलिटी होती है वो क्या होती है? देखो शेयर कैपिटल और रिजर्व्स लायबिलिटी है ना। ओके, क्योंकि वो पैसा उनका खुद का नहीं है, किसी और का है, शेयर होल्डर का है, तो वो उनकी कंपनी की लायबिलिटी है। तो शेयर कैपिटल और रिजर्व्स, शेयर कैपिटल कितना है? 10 लाख और रिजर्व्स 5 लाख है, बराबर है। अब देखो जनरली क्या होता है, जब भी कंपनी शेयर इशू करती है तो क्या होता है? कैश अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, कैश अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। और एक बार मैं बताता हूँ, ये जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जिसको समझेगा वो ठीक है, जिसको नहीं समझेगा तो इतना दिमाग पे लेना मत। समझा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, मैं इसका आपको मॉरल भी बता दूंगा, मॉरल ऑफ द स्टोरी। ठीक है, तो जनरली क्या होता है कि कंपनी क्या करती है? कैश अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ठीक है, लेकिन बोनस शेयर में क्या होता है? कैश आ रहा है? नहीं, कैश नहीं आ रहा है। हम क्या यूज़ करेंगे? रिजर्व्स। देखो रिजर्व्स यहाँ पे क्या है? क्रेडिट। तो अगर निकालना है, हम उसको यूज़ कर रहे हैं ना, निकालना है तो हम क्या करेंगे? डेबिट। ऑपोजिट करना पड़ेगा ना। देखो 1 ये +1 है, लेकिन इसको निकालना रहेगा तो माइनस करना पड़ेगा, तो 0 होएगा, है कि नहीं? वैसे ही तो रिजर्व यहाँ पे कितना था अपना? 5 लाख का था जो कि क्रेडिट था, तो उसको निकालना है तो डेबिट किया। शेयर कैपिटल तो यहाँ पे भी क्रेडिट था, यहाँ पे भी क्रेडिट ही रहेगा, बराबर है। अब देखना लायबिलिटी साइड में असेट साइड बैलेंस शीट। ठीक है, शेयर कैपिटल कितना हो गया? 15 लाख। क्यों सर? क्योंकि हम लोगों ने जो रिजर्व्स है ना, रिजर्व्स वो किस में कन्वर्ट किया है? शेयर में। वी हैव कन्वर्टेड द रिजर्व्स इनटू शेयर। समझ रहा है? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हम लोगों ने रिजर्व्स यूज करके उनको क्या दिया है? शेयर्स दिए हैं। तो अब आपके लायबिलिटी साइड में क्या दिखेगा? 15 लाख का शेयर कैपिटल दिखेगा। क्या दिखेगा? शेयर कैपिटल दिखेगा, है कि नहीं? ओके, रिजर्व्स अभी बैलेंस शीट में रहेगा ही नहीं। ओके, सो इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट या रिजर्व्स। इसे कहा जाता है कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट या रिजर्व। आपने कंपनी के जो रिजर्व्स थे उसको किस में कन्वर्ट कर दिया? शेयर कैपिटल में। सर ऐसा कंपनी क्यों कर रही है? इससे क्या हो रहा है? देखो शेयर कैपिटल जो होता है ना, हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 में देखा था, वो क्या होता है? परमानेंट कैपिटल। ओके, अब जब तक शेयर होल्डर को रिजर्व्स में 5 लाख दिखता रहेगा, बैलेंस शीट तो शेयर होल्डर पड़ेगा, हर साल पड़ेगा। ठीक है, वो क्या दिखेगा? हमारे 5 लाख रुपए कंपनी के पास है। देखो ये जो पैसा है ये परमानेंट है, 10 लाख रुपया जो है वो परमानेंट है। वो कब मिलेगा? जब कंपनी बंद होगी तब, है कि नहीं? लेकिन ये 5 लाख जो है, ये 5 लाख जो है, ये तो वो लोग एक्सपेक्ट करेंगे ना कि हम लोग को मिले जल्दी से जल्दी। सो इन दैट केस कंपनी क्या करती है? कंपनी बोलती है कि काम करो बोनस शेयर ले लो, और कंपनी ने बोनस शेयर देके इस 5 लाख को किस में डाल दिया? शेयर कैपिटल में डाल दिया। इस 5 लाख को कंपनी ने शेयर कैपिटल में डाल दिया। अब ये 15 लाख रुपया जो है, ये क्या शेयर होल्डर एक्सपेक्ट करेंगे अभी उनको मिलेगा? क्या वो जो 5 लाख रुपया यहाँ पे था, जो यहाँ पे घुस गया, अब क्या वो लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि हमें जल्दी मिलेगा? नहीं, वो परमानेंट कैपिटल बन गया। कब मिलेगा? जब कंपनी बंद होगी तब। दैट इज व्हाट। ठीक है, सो इसे क्या कहते हैं? कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट या रिजर्व्स। ठीक है, अभी यहाँ पे ये होने के बाद एक सेकेंड ना,
हाँ, एक और चीज़ कि ये जो अपना राइट और बोनस शेयर्स है, ये सिर्फ किसको मिलता है? एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को, प्रेफरेंस को कुछ नहीं मिलता है। ओके, चलो मूविंग फॉरवर्ड। कुछ प्रोविजंस है बोनस शेयर्स के लिए भी, कुछ प्रोविजन है। क्या प्रोविजन है? बोनस कहाँ से देंगे? बोनस कहाँ से देंगे? एक तो हम लोग ने ऊपर एक्स्ट्रा ज्ञान पढ़ा था, क्या हम लोग कहाँ से देंगे? सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट से देंगे, फिर फ्री रिजर्व्स मतलब रिटेन अर्निंग में से देंगे, फिर कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। एक कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट होता है, ये कंपनी पता है क्या खोलती है? ये कंपनी कब खोलती है? ये कंपनी खोलती है जब भी कंपनी को पैसा रिडीम करना होता है। जब भी पैसा कंपनी को रिडीम करना है, रिडीम मतलब देखो प्रेफरेंस शेयर्स को जो पैसा होता है वो रिटर्न करना होता है, तो उनको रिटर्न करना होता है तो कंपनी को पहले जमा तो करना होगा। देखो सपोज 5 साल बाद या 10 साल बाद पैसा रीपे करना है, किसको? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। तो कंपनी को आज से ही जमा करना शुरू करना पड़ेगा, है कि नहीं? तो जब कंपनी जमा करना शुरू करती है तो पैसा कहाँ पर डालती है कंपनी? कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में। जब भी कंपनी रिडम्पशन के लिए या बाईबैक के लिए, जब कंपनी अपने शेयर्स मार्केट से बाई करती है, बाईबैक करती है, कंपनी अपने खुद के शेयर्स मार्केट से बाईबैक करती है, समझ लेती है, ठीक है? कब लेती है कंपनी? जब उसके पास एक्स्ट्रा कैश हो, एक्स्ट्रा कैश पड़ा रहेगा तब कंपनी बाईबैक करती है, ठीक है? तो जब भी कंपनी को रिडीम करना होता है, पैसा बाईबैक करना होता है, तो वो क्या करती है? अपना धीरे धीरे अपने प्रॉफिट में से पैसा कहाँ पे डालती है? इस CRR कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में डालती है। तो इस अकाउंट में जो पैसा होता है, सिक्योरिटीज प्रीमियम में जो पैसा होता है, फ्री रिजर्व में जो पैसा पड़ा हुआ आता है, वो ही कंपनी क्या करेगी? यूज करेगी फॉर बोनस शेयर्स। ओके, कंपनी कैन नॉट इशू बोनस शेयर फ्रॉम रिवैल्यूएशन रिजर्व। कंपनी रिवैल्यूएशन रिजर्व में से अपना बोनस नहीं देगी। सर रिवैल्यूएशन रिजर्व क्या होता है? ये वो रिजर्व मतलब प्रॉफिट, ये वो प्रॉफिट है जो कंपनी ने कैसे बनाया? कंपनी ने अपने असेट्स को रीवैल्यू किया, कंपनी अपने असेट्स को वैल्यू कर रही थी बार बार, और वैल्यू करने से क्या होता है? असेट की वैल्यू बढ़ रही थी, तो असेट की वैल्यू बढ़ेगी तो हमें क्या लगेगा? हमारा प्रॉफिट हुआ। तो उस प्रॉफिट में से, असेट को रीवैल्यू करने से जो प्रॉफिट होता है उसमें से बोनस शेयर इशू करना अलाउड नहीं है। कंपनी जो है वो बोनस शेयर क्या बोलते हैं, कंपनी बोनस शेयर नहीं दे सकती डिविडेंड के बदले में। मतलब कंपनी ऐसा नहीं बोल सकती कि मैं डिविडेंड नहीं दे रही तो मैं बोनस दे रही हूँ। मतलब डिविडेंड इज अ डिफरेंट थिंग, बोनस इज अ डिफरेंट थिंग। ओके, सो कंपनी ऐसा नहीं बोल सकती कि मैं डिविडेंड के बदले बोनस दे रही हूँ। समझ रहे हैं आपको? एक बार जो बोनस BOD ने अनाउंस कर लिया फिर वो कैंसिल नहीं हो सकता। सलमान खान की तरह एक बार जो कमिटमेंट कर दी फिर वो कमिटमेंट से दूर नहीं हटने का, ठीक है? एक बार बोनस कंपनी ने अगर अनाउंस कर दिया तो देना ही पड़ेगा, वो कैंसिल नहीं होगा। बोनस शेयर जो होते हैं फुल्ली पेड होते हैं। फुल्ली पेड मतलब क्या? अभी उस पर 1 रुपया भी शेयर होल्डर नहीं देगा। ओके, बोनस शेयर फुल्ली पेड मतलब क्या होता है कि उस पर अभी शेयर होल्डर 1 रुपया भी कंपनी को नहीं देगा, वो फुल्ली पेड है, ऑलरेडी पूरे का पूरा पे है। शेयर होल्डर जो है वो रिनाउंस नहीं कर सकता बोनस शेयर्स को। बोनस शेयर्स को शेयर होल्डर रिनाउंस नहीं कर सकता। मतलब जो अपना इक्विटी शेयर होल्डर होता है, एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर होता है, जब कंपनी उसको बोनस देती है तब वो उन शेयर्स को किसी और को रिनाउंस नहीं कर सकता, जैसे हम लोग राइट शेयर्स में कर रहे थे। ओके, नो मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज रिक्वायर्ड। इसके लिए मिनिमम सब्सक्रिप्शन की रिक्वायरमेंट की भी ज़रूरत नहीं है। ओके, सो आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा? हम लोगों ने अपना पब्लिक को कंपनी शेयर कैसे इशू करती है और अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को कैसे शेयर इशू करती है ये हमने समझा। पब्लिक को जब कंपनी शेयर इशू करती है उसे IPO FPO कहते हैं, और उसमें 2 मेथड हम लोगों ने देखी, कौन सी? फिक्स्ड इशू और अपना बुक बिल्डिंग वाली। और अभी लास्ट में अपन ने देखा कि जब कंपनी किसको शेयर इशू करती है? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को, एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को, राइट शेयर्स और बोनस शेयर्स। ओके, आई होप आपको इस लेक्चर में जो भी मैंने समझाया है वो अच्छे से समझा है। अगर आपको लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं, अगर आपको जम रहा है, आपको सब कुछ अच्छे से क्लैरिटी से समझ रहा है, तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए। प्लीज़ उसमें कंजूसी मत करिए, वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए। एंड आप कमेंट करिए कि हमने ये लेक्चर पूरा देखा करके। ओके, एंड सेकेंडली अगर आपको ये वीडियो पसंद नहीं आया है, अगर आपको कोई भी डाउट है, तो आप या तो फिर डिसलाइक कर दीजिए वीडियो को, या फिर आप कमेंट सेक्शन में जाके लिखिए कि मुझे ये पॉइंट नहीं समझा या ये पॉइंट पे मुझे डाउट है, मैं एक्सप्लेन करूँगा। आई विल मेक श्योर कि मैं आपको रिप्लाई करूँगा। ओके, एंड हाँ, एक और चीज़, आपको अगर लेक्चर बराबर से जमा है, समझा है, तो आप अपने फ्रेंड्स जो कॉमर्स स्ट्रीम में हैं उनको ये वीडियो शेयर करिए, सो दैट सबको इन वीडियो से बेनिफिट हो। ओके, एंड हाँ, एक और रिक्वेस्ट कि ये जो वीडियोस है इनकी लेंथ थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, तो इन दैट केस आपको पेशेंस से पहले देखना पड़ेगा, सो दैट आपको नॉलेज पूरी मिले। ओके, फास्ट पढ़ाने से कोई मतलब नहीं बनेगा, आपको पूरा लेक्चर अच्छे से समझना चाहिए।
ओके, टिल देन टेक केयर एंड हाँ, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना एंड वीडियोज़ को शेयर करो। ओके, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना मत। थैंक यू।